हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव। आज है फ्राइडे 24 जनवरी और आज मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाया हूं। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारे नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूएस के बर्थराइट सिटीजनशिप के एक बड़े चेंज के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के फॉरेन डेट को। और फाइनली हम बात करेंगे इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एक बड़े चेंज के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो अमेरिका में बर्थराइट सिटीजनशिप को खत्म करना चाहते हैं। Birthright. It's ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, we'll see. We have very good grounds. Sir, People have wanted to do this for decades. इसका मतलब है कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं लेकिन जिनके माँ बाप यूएस सिटीजन्स नहीं हैं या टेम्पररी वीजा पर हैं जैसे H1B वीजा, उनको अब ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। हजारों H1B वीजा वाले परिवारों पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, खास तौर पर उन लोगों पर जो अपने अमेरिका में पैदा बच्चों के सिटीजनशिप को अमेरिका में रहने के अपने लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा मानते हैं। इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि H1B वीजा आखिर है क्या। देखिए, 1990 में यूएस गवर्नमेंट ने H1B प्रोग्राम शुरू किया था ताकि अमेरिकन कंपनीज दुनिया भर से खास स्किल्स वाले वर्कर्स को हायर कर सकें। ये वर्कर्स ज्यादातर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर के फील्ड्स में होते थे। हर साल गवर्नमेंट लिमिटेड नंबर में ये वीजाज देता है। नॉर्मल एप्लीकेंट्स के लिए 65,000 वीजाज और यूएस यूनिवर्सिटीज से एडवांस डिग्रीज वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा 20,000 वीजाज का लिमिट होता है। लेकिन इन वीजाज की डिमांड इतनी ज्यादा है कि उन्हें यूजुअली लॉटरी सिस्टम से दिया जाता है। आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। सिर्फ 2023 में इस वीजा के लिए अलग अलग चैनल से लगभग 3,86,000 अप्रूवल्स हुए थे। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का H1B वीजाज के बारे में नजरिया बिल्कुल बदल गया है। अपने पिछले प्रेसिडेंशियल टर्म में वो इसके बारे में काफी स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन अप्रोच अपनाया था, जो कंपनीज के लिए इमिग्रेंट्स को स्पॉन्सर करना मुश्किल बना देता था। American projects should be made with American goods. Secondly, we are going to enforce the higher American rules that are designed to protect jobs and wages of workers in the United States. We believe jobs must be offered to American workers first. Does that make sense? लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो ज्यादा कॉम्पिटेंट लोगों को अमेरिका आने देना चाहते हैं, चाहे वो दूसरों को ट्रेन और हेल्प करने के लिए ही क्यों ना हो। I also like very competent people coming into our country, even if that involves them training and helping other people. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. इसके कॉन्ट्रास्ट में जो बाइडेन के प्रेसिडेंसी में उनके गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए जो इस प्रोग्राम को ज्यादा मॉडर्न बनाते हैं और इसमें ओवरसाइट ऐड करते हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। और गलत इस्तेमाल का मतलब है कुछ बड़े आईटी कंसल्टिंग फर्म्स। अलेजिडली ये कंपनीज लॉटरी सिस्टम को गेम कर रहे हैं। वो अपने जरूरत से कहीं ज्यादा एप्लीकेशंस भेजते हैं। अगर किसी कंसल्टिंग फर्म को लगता है कि उन्हें 2,000 नए स्टाफ मेंबर्स की जरूरत है और लॉटरी में वीजा जीतने का चांस सिर्फ 3 में से 1 है, तो वो 6,000 एप्लीकेशंस डाल देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि इनमें से 1/3 चुन लिए जाएंगे। ये इन बड़े फर्म्स को तो मदद करता है, लेकिन इससे छोटी कंपनीज को दिक्कत होती है जिन्हें सच में खास स्किल्स या स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। 10 साल के पीरियड में कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे फर्म्स ने इस तरीके से लगभग 3,50,000 H1B वीजा अप्रूवल्स हासिल किए हैं। जब हम H1B प्रोग्राम के ट्रेंड्स को देखते हैं तो 2 अलग कहानियां सामने आती हैं। अमेरिकन टेक कंपनी जैसे Amazon, मेटा और गूगल कई सालों से बहुत ज्यादा H1B वर्कर्स मांग रहे थे। अकेले Amazon ने 2016 के बाद अपने वीजा एप्लीकेशंस में 478% की बढ़त देखी। हालांकि 2024 में चीजें थोड़ी बदल गई। Amazon, Google और Microsoft जैसे कंपनीज के अप्रूवल कम हो गए। मिसाल के तौर पर Amazon के अप्रूवल्स 2023 में 11,000 से ज्यादा थे। ये कम होकर 2024 में लगभग 9,265 हो गए। दूसरी तरफ इंडियन फर्म्स जो पहले H1B वीजास पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, उन्होंने इस प्रोग्राम का यूज काफी कम कर दिया है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो सब ने रिडक्शंस देखे हैं, जहां पिछले 10 सालों में टीसीएस ने अपना वीजा यूज 75% और विप्रो ने 69% से कम किया है।
इसका एक कारण ये है कि ये सब कंपनीज अब यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा लोकल हायरिंग कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढ रहे हैं। इन बदलते हुए ट्रेंड्स के बावजूद H-1B प्रोग्राम में इंडियन नेशनल्स का हिस्सा अभी भी बहुत बड़ा है। 2023 में लगभग 72% H-1B वीजाज इंडिया से आए लोगों को मिले, यानी कि लगभग 279,000 अप्रूवल्स। जो लोग वीजा नहीं पा सके उनमें से कई ने अपने स्किल्स का इस्तेमाल इंडिया में ही किया। असल में कुछ स्टडीज दिखाते हैं कि जो लोग इंडिया में रुके उन्होंने अपने देश के टेक सेक्टर को इतना बढ़ाने में मदद किया कि 2005 तक इंडिया ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया। इसे कभी कभी ब्रेन गेन कहा जाता है, क्योंकि यूएस को तो स्किल्ड वर्कर्स मिले ही, इंडिया को भी फायदा हुआ जब बहुत सारे टैलेंटेड लोग यहाँ रुके या बाद में नए स्किल्स और नेटवर्क्स के साथ वापस आए। H-1B वीजाज और इनोवेशन के बीच भी एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। यूएस में इमिग्रेंट्स टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 14% है, फिर भी वो लगभग 1/4 पेटेंट्स के लिए जिम्मेदार हैं। सिलिकॉन वैली में ये देखा गया है कि 56% स्टेम वर्कर्स फॉरेन बॉर्न हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में ये नंबर 70% तक पहुंच जाता है। एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ये है कि अमेरिका के लगभग आधे बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स जैसे स्पेसएक्स, पलांटेर और उबर में कम से कम एक इमिग्रेंट फाउंडर है। ये दिखाता है कि फॉरेन टैलेंट नए आइडियाज और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में बहुत काम आता है। इस प्रोग्राम पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि H-1B सिस्टम आमतौर पर यूएस इकोनॉमी की मदद करता है। स्टडीज दिखाते हैं कि इससे ओवरऑल इनकम्स कई मिलियन डॉलर्स तक बढ़ गए हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के गौरव खन्ना के एक रिसर्च से पता चला कि H-1B प्रोग्राम में हर एडिशनल माइग्रेंट से यूएस वर्कर की इनकम लगभग $1,345 से बढ़ गया, जिससे यूएस और इंडिया दोनों की जीडीपी में बड़ी बढ़त हुई। एक और स्टडी ने देखा कि अगर अमेरिकन कंपनीज को H-1B वीजा के लिए मना कर दिया जाता है तो ज्यादातर केसेस में वो अमेरिकन को हायर नहीं करते। इसकी बजाय वो अपने कुछ ऑपरेशंस या रिसर्च ओवरसीज शिफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि वीजा रिस्ट्रिक्शंस लॉन्ग रन में अमेरिका के जॉब मार्केट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इससे कंपनीज और ज्यादा काम फॉरेन में शिफ्ट करने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। जहां क्रिटिक्स को डर है कि बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन वर्कर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी वेजेस कम कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च इन क्रिटिक्स को गलत प्रूव करता है। कुछ केसेस में यूएस कंप्यूटर साइंटिस्ट के वेजेस फॉरेन कंपटीशन ना होने पर थोड़े ही ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल टेक सेक्टर के एक्सपेंशन से रिलेटेड फील्ड्स के वर्कर्स को मदद मिली है और अमेरिकन इकोनॉमी ज्यादा कंपिटिटिव बनी है। ऐसी जगहों का भी स्टडी किया गया है जहां बड़े इमिग्रेशन सर्जेस हुए और ये देखा गया कि वहां के लोकल वेजेस आमतौर पर कम नहीं होते और पर कैपिटा इनकम उन एरियाज में बढ़ सकता है जहां ज्यादा इमिग्रेशन होता है। रिसर्चर्स एक और चीज जो देखते हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप। रिपोर्ट्स के हिसाब से इमिग्रेंट्स यूएस बॉर्न लोगों से भी ज्यादा रेट पर नए बिजनेसेस शुरू करते हैं और वो छोटे और बड़े दोनों तरह की कंपनीज बनाते हैं जो अक्सर थोड़े ज्यादा वेजेस देते हैं। इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जब इंडिया जैसे जगहों से इमिग्रेंट्स अमेरिका पढ़ने या काम करने आते हैं तो वो इवेंचुअली वापस आकर वैल्यूएबल नॉलेज और कनेक्शंस अपने साथ लाते हैं, जिससे इंडिया का टेक सीन और बेहतर होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने के नए प्लान से H-1B फैमिलीज को डर है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंटली सेटल होने का एक इंपॉर्टेंट रास्ता खो देंगे। कई लोग ग्रीन कार्ड्स के लिए बहुत लंबे वेटिंग लाइंस में फंसे हुए हैं। कुछ केसेस में 100 साल तक का वेटिंग पीरियड है और एक बच्चा जो ऑटोमेटिकली सिटीजन हो वो हमेशा से ही स्टेबिलिटी के प्लान का हिस्सा रहा है। ये रेगुलेटरी चेंज हजारों स्किल्ड वर्कर्स के लिए H-1B वीजास को कम अपीलिंग या मैनेजेबल बना सकता है, खासकर जब इसके रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। ये सब दिखाता है कि H-1B की कहानी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एक तरफ फॉरेन टैलेंट को वेलकम करने और अमेरिका को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनाए रखने के बीच एक क्लियर लिंक है। दूसरी तरफ कुछ लोगों में बढ़ता हुआ डर है कि ज्यादा इमिग्रेशन से अमेरिकन वर्कर्स को नुकसान हो सकता है या बड़े आउटसोर्सिंग फर्म्स इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। सच्चाई लगता है इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां ज्यादातर रिसर्च ये दिखाते हैं कि प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट्स के लिए पॉजिटिव रहा है, साथ ही इंडिया और दूसरे देश जो वर्कर्स सप्लाई करते हैं उन्हें भी फायदा पहुंचाया है। H-1B वीजास पर डिबेट और भी बढ़ गया है डोनाल्ड ट्रंप के बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म करने के अनाउंसमेंट की वजह से। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में कौन आए रहे और इससे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में डिस्कशंस आने वाले महीनों और सालों में और भी बढ़ेंगे। H-1B प्रोग्राम इस डिबेट के बिल्कुल बीच में है, जो अमेरिका के टैलेंट रिक्वायरमेंट्स और कुछ लोगों की नौकरी, वेजेस और इमिग्रेशन के बारे में वरीज के बीच बैलेंस बना रहा है। फिलहाल ये कहानी जारी है और ये जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के फ्यूचर का
कई इमिग्रेंट फैमिलीज की किस्मत और अमेरिकन इकोनॉमी को पूरी तरह बदल सकता है। चलिए अब अगली स्टोरी देखते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक अजीब ट्रेंड के बारे में बात की थी। इकोनॉमिस्ट सुब्रमण्यन, फेलमन और आनंद ने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रीसेंट कॉलम में बताया कि आरबीआई रूपी डॉलर एक्सचेंज रेट को बहुत टाइटली कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उल्टा असर पड़ सकता है। उनका पॉइंट ये था, बिजनेस के लिए चॉइसेस बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करते हैं। अगर अमेरिकन बैंक्स इंडियन बैंक से सस्ते लोन्स ऑफर करते हैं और अगर आरबीआई रूपी को डॉलर के अगेंस्ट आर्टिफिशियली हाई रखता है तो अचानक से अमेरिकन लोन्स बहुत सस्ते हो सकते हैं। एक इंडियन कंपनी के लिए फॉरेन से फाइनेंस लेना ऑब्वियस लगता है, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या ईसीबीज कहलाता है। और फिर एक गॉचा मोमेंट में उन्होंने एक चार्ट दिखाया। आरबीआई के एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस साफ दिख रहे थे। चार्ट के हिसाब से पिछले 1.5 साल में इंडियन कंपनीज की फॉरेन बोरोइंग्स का स्टॉक तेजी से बढ़ गया था। 18 महीनों में इंडियन कंपनीज का टोटल फॉरेन डेट 1/3 बढ़ गया था। ये आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ला सकता है, जिसमें से एक है कंपनीज का अपने लोन्स पे बैक करने पर रूपी पर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ना। लेकिन एसबीआई रिसर्च का एक रीसेंट रिपोर्ट इस नैरेटिव को चैलेंज करता है। उनका कहना है कि ये ग्राफ गलत है। कॉर्पोरेट इंडिया के आउटस्टैंडिंग ईसीबीज के लिए एक्चुअली 2 पॉसिबल नंबर्स हैं। एक है आरबीआई का एस्टिमेट जो 190 बिलियन है और एक बहुत बड़ा एस्टिमेट है 273 बिलियन जो ऑथर्स ने शायद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या एमओएफ के डेटा से लिया होगा। इन दोनों के बीच $80 बिलियन का फर्क है। मजे की बात यह है कि ये फर्क ऑलमोस्ट उतना ही है जितना एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा सोचो, हम फॉरेन से कितना उधार लेते हैं, इस कंफ्यूजन का साइज इंडिया के सबसे बड़े बैंक से भी ज्यादा बड़ा है। तो किस नंबर पर भरोसा करना चाहिए? एसबीआई रिसर्च आरबीआई के छोटे नंबर को चुनता है। क्यों? क्योंकि एमओएफ के नंबर्स में 73 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स भी शामिल हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन सॉवरेन और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में किए। एसबीआई रिसर्च कहता है कि इन इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया के ईसीबी डेटा में कोई जगह नहीं है। ये यूजुअली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के टेम्पररी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो बस अच्छा रिटर्न पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कैलकुलेटेड एक्सचेंज रेट बेस्ड लोन आर्बिट्राज बिल्कुल नहीं है, जिसके बारे में आनंद, फेलमैन और सुब्रमण्यन बात कर रहे थे। जब आप बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करते हैं तो दोनों नंबर्स के बीच का फर्क गायब हो जाता है। अब ऐसा लगता है कि इंडिया की फॉरेन बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि वो 30 महीने में सिर्फ $16 बिलियन बढ़े हैं। ये काफ़ी नॉर्मल है। तो क्या चीज़ें बस नॉर्मल कंडीशन की तरफ वापस जा रही हैं? हालांकि एक्सचेंज रेट डायनामिक्स एक्सटर्नल बोरोइंग को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, एक इनविजिबल कॉस्ट होती है जो चीज़ों को बैलेंस कर सकता है। क्योंकि बोरोअर्स जानते हैं कि एक्सचेंज रेट्स रातों रात बदल सकते हैं, उन्हें अपने फॉरेन बोरोइंग्स को हेज करना पड़ता है। इंडियन कंपनीज के लगभग 2/3 एक्सटर्नल बोरोइंग्स हेज किए जाते हैं। इस हेजिंग एक्टिविटी से जो भी वो उधार लेते हैं उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी वजह से एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने से जो फायदा मिलता है वो कम हो सकता है। एसबीआई रिसर्च मानता है कि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में एक्सटर्नल बोरोइंग्स की कॉस्ट थोड़ी कम हुई है। वो ये भी मानता है कि फिस्कल 2024 में फिस्कल 2023 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्सटर्नल बोरोइंग हुई। लेकिन सच्चाई ये है, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले इंडिया आज से कहीं ज़्यादा फॉरेन से उधार लेता था। फिस्कल 2020 में ईसीबीज हमारी जीडीपी का 1.9% था। ये नंबर फिस्कल 2024 में कम होकर 1.2% हो गया। ये सब सिर्फ प्री पैंडेमिक ट्रेंड का वापस आना हो सकता है। क्या ये नंबर्स एक बड़े इन्वेस्टमेंट स्टोरी का हिस्सा है? चीज़ों को देखने का एक और तरीका है। हो सकता है इंडियन कॉर्पोरेट्स फॉरेन से ज़्यादा उधार ले रहे हों क्योंकि वो आखिरकार इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई सालों से इंडिया का प्राइवेट सेक्टर इंडिया में ही इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहा था। ये बात इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को कई सालों से परेशान कर रही थी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक बार इंडिया के प्राइवेट सेक्टर की तुलना हनुमान जी से की थी, ये पूछते हुए कि क्या ये अपनी असली ताकत भूल चुके हैं। लेकिन देखने में ये लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट का रिडक्शन कम हो रहा है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट्स में एक नोटिसेबल बढ़त हुई है। इस इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, ना कि गवर्नमेंट से। मिसाल के तौर पर इस साल के पहले 9 महीनों में 32 लाख करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए, जिनमें से 70% से ज्यादा प्राइवेट थे। ये प्री पैंडेमिक लेवल से काफी ऊपर है। आरबीआई ने भी इस अपसर्ज को नोटिस किया है। फिस्कल 2023 में प्राइवेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन फिस्कल 2016 के बाद अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, जीडीपी का 11.6% पर। फिस्कल 2024 का डेटा तो अभी अवेलेबल नहीं है, चांसेस हैं कि ये और भी बड़ा होगा। वैसे सिर्फ एसबीआई रिसर्च ही ऐसा नहीं कहता।
पिछले साल के एंड में केयरएज रेटिंग्स ने सिग्नल किया था कि फिस्कल 2024 में कैपिटल गुड्स कंपनीज ने ऑर्डर्स में बड़ा ग्रोथ देखा है, जो एक और पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। जब आप पिछले फिस्कल ईयर के ईसीबी डेटा को देखते हैं तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि उसका लगभग आधा हिस्सा कैपिटल गुड्स, मॉडर्नाइजेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए स्पेसिफाई किया गया था। ये इस बिल्कुल अलग नैरेटिव के साथ फिट बैठता है कि इंडिया की बढ़ती एक्सटर्नल बोरोइंग्स उसके बिजनेस के लिए बढ़ते एपेटाइट से आ रही है। इस पूरे डिस्कशन से अगर कोई लेसन मिलता है तो वो ये है, मैक्रो टूरिज्म से बचो। तो किस नैरेटिव पर भरोसा करना चाहिए? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी एक पजल है और किसी को नहीं पता कि टुकड़े कैसे फिट होते हैं। अगर इस एपिसोड से कुछ समझ आता है तो ये है कि स्टैटिस्टिक्स मेसी होते हैं। फेमस कोट को पैराफ्रेज करें तो स्टैटिस्टिक्स आर लाइक लुंगीज, व्हाट दे रिवील इज सजेस्टिव, व्हाट दे हाइड इज वाइटल। एक नंबर को मतलब तभी मिलता है जब आप उसे नैरेटिव से जोड़ते हैं। ये नैरेटिव उस नंबर से मिलने वाली इंसाइट को डिस्टॉर्ट कर देता है। अपने करियर के पीक पर पहुंचे इकोनॉमिस्ट भी इंडिविजुअल नंबर्स और उनके मतलब पर काफी बहस करते हैं। ये भी ऐसी ही एक बहस है। आम लोगों को इस मिस से कंफ्यूज होने की उम्मीद रखनी ही चाहिए। बहुत से इन्वेस्टर्स मैक्रो टूरिज्म की तरफ खींचे जाते हैं। वो हाई लेवल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और ट्रेंड्स को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं और उनका इस्तेमाल करके पूरी इकोनॉमी के बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक बहुत बुरी स्ट्रैटेजी है, खासकर अगर आपको डीप रिसर्च करने की आदत नहीं हो। सारे नंबर्स के कई लेयर्स ऑफ कंटेक्स्ट होते हैं। अगर आप कंटेक्स्ट नहीं ढूंढते तो आप स्पेसिफिक डिटेल्स मिस कर सकते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं। आखिरी स्टोरी में हम सेबी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने अभी एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया है जो बेसिकली कह रहा है चलो 250 रुपीज के माइक्रो एसआईपीज के थ्रू म्यूचुअल फंड्स को सबके लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। इसे सैशेटाइजेशन की तरह समझो। जैसे हम 2 रुपए में शैम्पू के सैशेज मिलते हैं, वही कॉन्सेप्ट लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए। म्यूचुअल फंड्स ने पिछले सालों में काफी कुछ अचीव किया है। 2014 में AUM 10 लाख करोड़ रुपीस से बढ़कर नवंबर 2024 तक 68 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। यूनिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो मार्च 2018 में 1.7 करोड़ से बढ़कर नवंबर 2024 में 5.18 करोड़ हो गए हैं। ये काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। लेकिन बात यह है कि ये ग्रोथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैं आपको कुछ सिटी वाइज नंबर्स बताता हूँ। सिर्फ मुंबई ही इंडिया के म्यूचुअल फंड एसेट्स में 27% कंट्रीब्यूट करता है। ये लगभग 18 लाख करोड़ रुपीस है। दिल्ली के पास 12% शेयर है और बेंगलुरु के पास 5%। और सिर्फ ये 3 शहर इंडिया के सारे म्यूचुअल फंड एसेट्स का 44% कंट्रीब्यूट करते हैं। पुणे और कोलकाता को भी जोड़ दें तो ये टॉप 5 सिटीज देश के म्यूचुअल फंड AUM के 50% से ज्यादा अकाउंट करते हैं। यही वजह है कि सेबी सैशेटाइजेशन इनिशिएटिव को पुश कर रहा है। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज पहले से ही स्मॉल टिकट SIPs ऑफर करते हैं, लेकिन ये पूरे इंडस्ट्री में बराबरी से नहीं फैले हैं। सेबी चाहता है कि इसे स्टैंडर्डाइज करे और सारे फंड हाउसेस में इसे एक नॉर्म बनाए। इस डिसीजन का गोल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खासकर छोटे शहरों और कम इनकम ग्रुप से फॉर्मल इन्वेस्टमेंट स्पेस में लाया जाए। लेकिन यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है और ये बात दीपक शेनॉय ने ट्विटर पर बहुत अच्छे से पॉइंट आउट की। इन छोटे SIPs को चलाना उतना आसान नहीं जितना लगता है। हर बार जब कोई 250 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं, पेमेंट गेटवे फीस, RTA प्रोसेसिंग चार्जेस और बहुत सारा बैकएंड स्टफ। हम बात कर रहे हैं 2 रुपीज पर ट्रांजैक्शन की, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का लगभग 0.8% है। ये कुछ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो से भी ज्यादा है। B30 या बियॉन्ड 30 सिटीज के स्टैट्स को देखें तो दिसंबर 2024 तक म्यूचुअल फंड एसेट्स के सिर्फ 19% इन लोकेशन से आते हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इन B30 एसेट्स में पिछले साल 41% की ग्रोथ हुई। और एक और इंटरेस्टिंग बात, B30 लोकेशन से 86% इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी स्कीम्स में है, जबकि टॉप 30 शहरों में सिर्फ 55%। साफ साफ पता चलता है कि छोटे शहरों में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड है। सेबी कोशिश कर रहा है कि इकोसिस्टम का हर मेंबर कंट्रीब्यूट करे। वो इंटरमीडियरी से डिस्काउंट रेट्स ऑफर करने को कह रहे हैं और वो इन्वेस्टर एजुकेशन फंड से कुछ कॉस्ट कंपनसेट करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन माइक्रो SIPs में इन्वेस्टर्स को रिटेन करने पर 500 रुपीज का इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ये एक एम्बिशियस प्लान तो जरूर है। क्या ये काम करेगा? यही पता लगाने की कोशिश ये कंसल्टेशन पेपर कर रहा है। ये 6 फरवरी 2025 तक फीडबैक ले रहे हैं और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इंडस्ट्री इसका जवाब कैसे देता है। चलिए अब कुछ टिडबिट्स पे बात करते हैं। स्मार्टफोन्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कैटेगरी बन गया है, जिसमें FY25 के अप्रैल-नवंबर पीरियड में $13.1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो पिछले साल इसी पीरियड के $8.9 बिलियन से 46% ज्यादा है।
इस ग्रोथ ने ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल एक्सपोर्ट्स के बीच का गैप सिर्फ $400 बिलियन तक कम कर दिया है, जो FY24 में $10 बिलियन था। एक्सपोर्ट्स FY19 के 1.6 बिलियन से बढ़कर FY24 में $15.6 बिलियन हो गए हैं, यानी सिर्फ 6 साल में 10 गुना बढ़ गए। एप्पल के वेंडर्स फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन इन एक्सपोर्ट्स का 2/3 हिस्सा प्रोवाइड करता है। टाटा कम्युनिकेशंस मार्च 2025 तक AI स्टूडियो नाम का एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या पास लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एनवीडिया के हॉपर और ब्लैकविल GPU से पावर्ड AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बना है। टाटा कम्युनिकेशंस US में भी ग्रोथ पर नजर रख रहा है और 2026 तक $1 बिलियन के रेवेन्यू का गोल सेट किया है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने महाराष्ट्र में इंडिया का पहला ऑप्टिक्स पार्क बनाने के लिए 12,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स डिक्लेयर किए हैं, जो 2028 में शुरू होगा और 2035 तक फेजेस में पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट लैंड एलोकेशंस, इंसेंटिव्स और अप्रूवल्स के थ्रू सपोर्ट कर रहा है और इससे 2000 से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं देव और ये था द डेली ब्रीफ। मिलते हैं अगले एपिसोड में।